एमए फाइनल राजनीति विज्ञान छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। आज का हमारा टॉपिक है राज्य राजनीति में राज्यपाल की भूमिका। मित्रों, हम राज्यपाल की भूमिका के बारे में विचार करेंगे। राज्यपाल का पद, जैसे कि हम जानते हैं कि राज्यपाल के पद की नियुक्ति होती है, वह निर्वाचित नहीं होता है। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी हमें प्राप्त होगा कि ऐसा क्यों होता है। जैसे वो नियुक्त राज्यपाल है, निर्वाचित क्यों नहीं है, तो क्या उसके कारण है। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संस्थात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और इस संस्थात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। नेहरू युग में राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। इसी कारण से एक भूतपूर्व राज्यपाल पद्मजा नायडू ने कहा भी था कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया के अनुसार राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करने, उनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अतिरिक्त कुछ नहीं। श्री प्रकाश जैसे अनुभवी राज्यपाल ने भी कहा था कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि संवैधानिक राज्यपाल के रूप में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई कार्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल HP मोदी ने बताया कि कार्यों के अभाव में मैंने अपने तथा अपने कर्मचारियों के लिए कार्यों का सृजन किया। एक राज्यपाल ने तो यहाँ तक कहा कि वे नहीं जानते थे कि राष्ट्रपति को पाक्षिक प्रतिवेदन में क्या भेजना चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर HC मुखर्जी तो कलकत्ता के राजभवन में इतने बोर हो गए कि पदमुक्ति के लिए कुछ ही महीनों में पंडित नेहरू से विनम्र प्रार्थना करने लगे। चौथे आम चुनाव के बाद ये मत जोर पकड़ने लगा कि 5वां पहिया होने के बजाय राज्यपाल का प्रतिष्ठित पद परम श्रेष्ठ सामाजिक संस्था और एक वैधानिक आवश्यकता है। अब राज्यपाल का पद आभूषणवत नहीं रह गया था, बदले राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसे एक नई भूमिका अदा करनी थी। राज्यपाल की इस भूमिका परिवर्तन के कई कारण थे। प्रथम, मुख्यमंत्रियों के दुर्बल व्यक्तित्व। द्वितीय, एक दलीय बहुमत के बावजूद राज्य स्तर पर पाई जाने वाली दल के भीतर की गुटिया राजनीति। तृतीय, दल बदल की प्रवृत्ति और अस्थिरता। और चतुर्थ, राज्यों में प्रादेशिक दलों का शक्तिशाली होना। ये कुछ ऐसे कारण थे जिनसे क्या है, राज्यपाल एक नई भूमिका में आया। राज्यपाल की भूमिका पर इस आधार पर भी आक्षेप लगाया गया कि कुछ राज्यपाल निष्पक्षता और दूरदर्शिता, जिसकी उनसे अपेक्षा की गई थी, के गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाए। कुछ राज्यपालों द्वारा विशेष रूप से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश में और राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधेयक को आरक्षित रखने में निभाई गई भूमिका से जबरदस्त विद्वेष उत्पन्न हुआ। राज्यपालों को अवधि के समाप्त होने से पूर्व भी बार बार हटाने तथा स्थानांतरण से इस पद की जो गरिमा है वो कम हो गई। इस बात की आलोचना भी की गई है कि संघ सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्यपालों को प्रयोग में लाती है। बहुत से राज्यपाल भी जो कि संघ के अधीन अपने पद को बढ़वाने के लिए इच्छुक होते हैं या अपनी सेवा अवधि के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं, स्वयं को केंद्र के एजेंट के रूप में समझते आए हैं। मित्रों, डॉक्टर इकबाल नारायण के शब्दों में हम कहें तो संवैधानिक क्षमता के न्यायिक दृष्टिकोण से ही राज्यपाल की भूमिका पर विचार करना पर्याप्त नहीं है। आवश्यक यह है कि राजनीतिक व्यवस्था की प्रामाणिकता पर उनके व्यवहार एवं उनके कार्यों के व्यापक प्रभावों का भी मूल्यांकन किया जाए। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति की।
राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाएगी, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा। अब हम बात करते हैं कि नियुक्त राज्यपाल क्यों रखा गया है, निर्वाचित क्यों नहीं रखा गया। राज्यपाल पद के संबंध में संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल का सर्वसाधारण जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया जाना चाहिए। ये प्रांतीय संविधान समिति ने जो संविधान सभा के सामने जो विचार रखा, यह विचार उनकी इस धारणा के अनुकूल था कि प्रत्येक राज्य को संघ की इकाई होने के नाते अधिक से अधिक स्वायत्तता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद राज्यपाल के संबंध में 2 अन्य सुझाव दिए गए। प्रथम, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन या दोनों सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यपाल का निर्वाचन किया जाए, और द्वितीय, निम्न सदन यानी राज्य की विधानसभा द्वारा 4 नामों का सुझाव दिया जाए, जिनमें से किसी एक को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाए। इन तीनों ही सुझावों को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा ने राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति को अपनाया। एक निर्वाचित राज्यपाल के स्थान पर मनोनीत राज्यपाल को अपनाने के निम्न कारण थे। पहला, संविधान में संघ और राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था और एक निर्वाचित राज्यपाल तथा संसदीय शासन व्यवस्था परस्पर मेल नहीं खाते। निर्वाचित प्रधान वास्तविक शक्तियां ग्रहण कर सकता है यदि उसका चुनाव होता तो, और राज्य प्रशासन के वैधानिक प्रधान के स्थान पर वास्तविक प्रधान बन सकता है। निर्वाचित प्रधान होने पर राज्यपाल और मंत्रिमंडल में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि मंत्रिमंडल भी जनता का प्रतिनिधि होता है। दूसरा कारण है, राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन सामान्य निर्वाचन के समय नेतृत्व की कठिन समस्या पैदा कर देगा। कैसे? चुनाव के समय प्रत्येक राजनीतिक दल का राज्य में एक नेता होना आवश्यक है। ये नेता कौन होगा, राज्यपाल या मुख्यमंत्री, क्योंकि दोनों ही जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। राज्यपाल नेता नहीं हो सकता क्योंकि वास्तविक सत्ताधारी मुख्यमंत्री है। राज्यपाल मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, यह भी बिल्कुल अनुचित लगता है। तीसरा कारण है, यदि राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित न होकर विधानमंडल द्वारा निर्वाचित हो तो मंत्रिमंडल तथा राज्यपाल में परस्पर स्पर्धा उत्पन्न होने की संभावना तो कम हो जाती है, किंतु इस व्यवस्था में एक और गंभीर दोष है। इस बात की आशंका है कि राज्यपाल के निर्वाचन में जो दल सहायक होंगे, राज्यपाल उनके हाथों में कठपुतली बनकर रह जाएगा। राज्यपाल का निर्वाचन स्थायी रूप से तो होता नहीं है, अतः पुनर्निर्वाचित होने के कारण वह राज्य विधानमंडल के बहुमत दल को प्रसन्न करने की अनुचित चेष्टाएं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके पुनर्निर्वाचन में मतदान किया है। चौथा कारण है, प्रारंभ में संविधान निर्माता एक अशक्त संघ और शक्तिशाली राज्यों के पक्ष में थे और उस समय यह सोचा गया था कि राज्यपाल के निर्वाचन में राज्य की जनता या राज्य विधानमंडल को शक्ति दी जानी चाहिए। लेकिन भारत के विभाजन और देश की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को देखते हुए संविधान निर्माताओं के विचार बदले और अब उन्होंने सोचा कि केंद्रीय सरकार को पर्याप्त शक्तिशाली बनाने पर ही देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा संभव हो सकती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल राज्य के प्रधान के रूप में कार्य करता, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं करता। इसलिए संविधान निर्माता चाहते थे कि राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में राज्य में संघीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में काम करे। इसलिए राज्यपाल के संबंध में संघीय शासन द्वारा मनोनयन की पद्धति को अपनाया गया। पांचवा कारण है, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत सूची में से राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करे, लेकिन इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि नामों को चुनने में विधानमंडल गुटबंदी के आधार पर कार्य करेगा
और इस प्रकार से पद प्राप्त करने वाला राज्यपाल राज्य के सभी राजनीतिक वर्गों से सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकेगा। छठा और अंतिम कारण था, राज्य की राजनीतिक स्थिति में राज्यपाल की भूमिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ एवं निर्णायक की है। यदि राज्यपाल को जनता या विधानमंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता तो संभावना इस बात की है कि राज्यपाल उसी राज्य के निवासी होता। उसी राज्य का निवासी होने से इस बात की बहुत अधिक आशंका थी कि ऐसा राज्यपाल खुद भी दलबंदी और गुटबंदी का शिकार हो जाता। इसलिए सही रूप में यह सोचा गया कि एक निर्वाचित प्रधान की अपेक्षा मनोनीत राज्यपाल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ एवं निर्णायक की भूमिका अधिक अच्छे रूप में निभा सकेगा। इस प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि राज्यपाल की नियुक्ति की इस पद्धति की आलोचना भी की गई है। राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है इसकी आलोचना भी की गई है। इस प्रकार की आलोचना के दो आधार हैं। आलोचना के दो प्रमुख आधार हैं। पहला है, संविधान के अंतर्गत जिस समय यह व्यवस्था की गई थी उस समय यह सोचा गया था कि राज्यपाल प्रमुख रूप से अपने राज्य के संवैधानिक प्रधान और गौण रूप से राज्य में संघीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में एजेंट के रूप में कार्य करेगा। किंतु व्यवहार में क्या हुआ, राज्यपाल ने संघीय सरकार के एजेंट के रूप में ही कार्य अधिक किया है। दूसरी आलोचना है, जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होंगी उस समय राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और ऐसा बहुत बार देखा गया है। मित्रों, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में अपनाई गई पद्धति की आलोचना की जा सकती है, लेकिन इन शब्दों को अपनाना उचित होगा कि इस प्रकार की नियुक्ति की जो पद्धति संविधान निर्माताओं द्वारा अपनाई गई वह प्रारंभ में सोची गई विविध पद्धतियों से कहीं उत्तम है और उनका कोई भी दोष इसमें नहीं है। हमारे देश में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं हैं जिनका पालन किया जाता है। पहला है, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, उस राज्य के निवासी को नहीं। इससे हमें लाभ हुआ है। क्या लाभ हुआ है? वह उस राज्य की दलबंदियों और गुटबंदियों से परे होता है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अध्यक्ष और निर्णायक का कार्य अधिक अच्छे प्रकार से कर सकता है। एक लाभ तो हमें ये हुआ है और एक लाभ हमें ये हुआ है कि राज्य का मंत्रिमंडल कभी संकीर्ण प्रांतीयतावाद के दृष्टिकोण को अपना सकता है, लेकिन राज्य से बाहर का निवासी राज्यपाल संकीर्ण प्रांतीयतावाद के दृष्टिकोण से ऊपर उठकर समस्त भारत के हितों की दृष्टि से सोच सकता है और कार्य कर सकता है। इस प्रकार पहली परंपरा है कि किसी एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, उस राज्य के निवासी को नहीं। दूसरी परंपरा है, केंद्रीय सरकार के द्वारा साधारणतया राज्यपाल के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो कि संबंधित राज्य के मंत्रिमंडल को मान्य हो। इसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले लेती है और इस परंपरा का सभी परिस्थितियों में पालन हालांकि नहीं किया गया है। ऐसे कई उदाहरण भी हैं जब किसी को राज्यपाल नियुक्त किया गया तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार नहीं किया गया, सलाह नहीं की गई, लेकिन ज़्यादातर इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। तीसरी परंपरा है, एक अस्वस्थ परंपरा यह बन रही है कि निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार से अस्वीकार्य केंद्र में सत्तारूढ़ दल के राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। जो सत्तारूढ़ दल है केंद्र सरकार में, उसके यदि बड़े राजनीतिज्ञ चुनाव यदि नहीं जीत पाए हैं या चुनाव जिन्होंने उम्मीदवार के रूप में खड़े ही नहीं हुए हैं, ऐसे जो दिग्गज होते हैं
जो या तो पराजित हो गए हैं या जिन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं है, तो उन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये एक अस्वस्थ परंपरा सी बन गई है। एक हमारे यहाँ परंपरा है राज्यपाल पद की नियुक्ति के संबंध में कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि किसी भी व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। हालांकि इस परंपरा को बनाए रखा गया है, लेकिन स्थानांतरण तो कर ही दिया जाता है कई बार। अब तक हम जिन राज्यपालों को देख चुके हैं, जिन व्यक्तियों को देख चुके हैं जिन्होंने कार्य किया है राज्यपाल के पद पर, उसके आधार पर हमारे यहाँ कुछ तथ्य उभर कर सामने आते हैं। प्रथम, निर्वाचन में हारे हुए या अन्य प्रकार से अस्वीकार्य राजनीतिज्ञ इस पद पर नियुक्त किए गए। द्वितीय, केंद्रीय मंत्रियों को इस पद पर नियुक्त किया गया। तृतीय, अवकाश प्राप्त लोक सेवकों को राज्यपाल नियुक्त किया गया। चतुर्थ, विशिष्ट राजनीतिज्ञ या व्याख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया गया। और पांचवा, मुख्यमंत्री और लोकसभा के सदस्यों को भी राज्यपाल नियुक्त किया गया। मित्रों, कई बार ऐसा भी हुआ है राज्यपाल जैसे पद पर पहुंचने के बाद और पद का कार्य समाप्त होने के बाद कई राज्यपाल जो है सक्रिय राजनीति में पुनः लौट आए, ऐसा भी देखा गया है। तो ये आज हमने पढ़ा है कि राज्य की राजनीति में राज्यपालों की भूमिका, जिसमें सबसे पहले हमने देखा राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। हमारे देश में राज्यपाल नियुक्त है, निर्वाचित क्यों नहीं है, उसके क्या कारण हैं। और फिर हमने देखा कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कौन कौन सी परंपराएं चल रही हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।